तो जेई एडवांस पीवाई क्यूज सीरीज में आज हम मॉडर्न फिजिक्स के जेई एडवांस के पिछले साल के क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा जो पीवाई क्यूज सीरीज है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने को आया है। तो इसके बाद आप किस तरह के क्वेश्चंस चाहते हो वो नीचे कमेंट्स बताओ। आप पीछे भी मैंने वीडियो में पूछ रखा था तो कुछ लोगों ने सजेशन दिया था, और भी जितना ज़्यादा सजेशन दोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें आगे बनाएंगे। एक जो सजेशन काफ़ी लोगों ने बोला था कि अब पूरे मतलब ईयर वाइज कुछ ईयर के पीवाई क्यूज बनाने को, जैसे कि 2023 का पूरा एक ही में एक पेपर, उसमें सारा ही चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। मतलब आपने पूरा ये चैप्टर वाइज कर लिया पीवाई क्यूज, तो अब आप ईयर वाइज पीवाई क्यूज करने के लिए रेडी हो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वो एक लोगों ने बताया है। तो इसके बाद सीरीज ख़त्म होने के बाद एक तो वो करेंगे, और भी उसके साथ आप किस तरह के और क्वेश्चन चाहते हो, किस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना चाहते हो जेई एडवांस के लिए, वो नीचे सजेशन में दो। और जेई मेंस के लिए भी देखते हैं कि कुछ मतलब क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर लोगों की मांग होगी, डिमांड होगी तो ठीक। मेजरली हम इस पे जेई एडवांस पे फोकस करेंगे, और जेई एडवांस पे फोकस करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि जेई मेंस का प्रिपरेशन नहीं होगा, उसमें जेई मेंस का ऑलरेडी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस होते ही जाएगा। मतलब आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हो, जेई मेंस में ऑटोमेटिकली वो हेल्प करेगा। ठीक ठीक है। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कुछ बकैती किए हुए, बिना बकवास किए हुए, जो कि हमारा इस चैनल का मोटो है कि बिना कुछ फालतू बकवास किए हुए। मतलब ये जितना भी पीवाई क्यू सीरीज है वो मतलब प्रिपेयर किया गया है। तो आप अगर नए हो लेट से, तो आप जाके एक बार चैनल जरूर चेकआउट करो। एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जेई एडवांस पीवाई क्यूज नाम का एक प्लेलिस्ट होगा। उसमें एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर का पीवाई क्यूज पूरा अरेंज किया गया है। उसमें बिना किसी बकैती के, बिना किसी बकवास के, आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। इस मोमेंट पे आपका टाइम क्रूशियल है, ये हम भी जानते हैं। तो बिना आपका कुछ टाइम वेस्ट किए हुए उसमें सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यूज ही सॉल्व किया गया है। तो अगर आपको वही करना है तो आप सीरीज फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे लोग पुराने ही हैं, मतलब जो फॉलो कर रहे हैं। ठीक ठीक है। तो सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस द एक्टिविटी इज डिफाइंड एज ए इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी, वेयर एन टी इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई एट टाइम टी। ठीक है। टू रेडियो एक्टिव सोर्स S1 एंड S2 हैव द सेम एक्टिविटी एट टी इक्वल टू 0। ठीक है। एट लेटर टाइम द एक्टिविटी ऑफ S1 एंड S2 आर A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। व्हेन S1 एंड S2 हैव जस्ट कंप्लीटेड देयर थर्ड एंड सेवेंथ राउंड ऑफ हाफ लाइफ रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ A1/A2 विल बी क्या होगा। ठीक। तो मतलब दे रखा है कि दो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है S1 और S2। ठीक। और इनिशियली जो इनका एक्टिविटी था वो सेम ही था। लेट से S1 और S2 इनिशियल एक्टिविटी सेम था, लेट से उसको दोनों को A0 बोल देते हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम, अब ये टाइम दे रखा है कि इसके लिए S1 के लिए थर्ड और S2 के लिए सेवेंथ हाफ लाइफ के बाद इनका एक्टिविटी A1 और A2 हो गया। ठीक। एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख ले। ए जो होता है ए इक्वल टू A0, तो ए यहाँ पे एक्टिविटी होता है। एक्टिविटी को यहाँ पे इन्होंने डिफाइन भी कर रखा है, और नहीं भी डिफाइन करते तो एक्टिविटी को ऐसा ही डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, कि किस रेट से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक। अब ये तो टाइम के टर्म्स में, अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ के टर्म्स में लिखें, जैसे कि यहाँ पे थर्ड और सेवन्थ हाफ लाइफ दे रखा है, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ दे रखा है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं ए इक्वल टू A0, और ये जो e टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ के टर्म्स में 2 टू द पावर n, जहाँ n क्या नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मतलब क्या T/T हाफ, कितने हाफ लाइफ उसमें कंप्लीट किए गए हैं। ठीक। ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। ठीक। ये सिंपल कुछ नहीं, टी मतलब लेमडा की वैल्यू ln2/t हाफ रखोगे तो सिंपल ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर लॉग का कुछ इधर उधर लॉग का मतलब रूल यूज करके थोड़ा सा मतलब घाउच पाउच इधर उधर भूजा की तरह मिलाओगे तो ये जो है ये दिख जाएगा कि ये सेम ही चीज़ है। ठीक। तो ये मतलब एक्टिविटी का हो गया। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ हाफ लाइफ के टर्म्स में यहाँ पे डील करना है। तो दे रखा है कि जो A1 है, A1 हाफ लाइफ हो गया कितने, मतलब A1 जो है एक्टिविटी हो गया, सॉरी, कितने हाफ लाइफ के बाद, थर्ड हाफ लाइफ के बाद, यानी कि A1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A0 e टू द पावर माइनस e टू द पावर नहीं 2 के पावर के टर्म्स में लिखते हैं A0 2 टू द पावर 3। ठीक। और A2 क्या है सेवेंथ हाफ लाइफ के बाद, यानी कि A0/2 टू द पावर 7। ठीक। हमसे क्या पूछा गया है A1/A2 का रेशियो, तो सिंपल डिवाइड कर देते हैं।
A1/A2 क्या हो जाएगा, A0/2⁻3। अब मतलब समझ रहे हो क्या होगा, 2⁻7। ये क्या बन जाएगा, 2⁻7 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा तो 7 - 3 बन जाएगा 2⁻4। 2⁻4 क्या, 16 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो रेशियो हुआ A1/A2 वो क्या हो गया, 16। ठीक, तो ये जो अपना यहाँ पे फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए हाइड्रोजन लाइक एटम हैज ए एटॉमिक नंबर जेड, फोटोन इमिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक transition level from n=4 to n=3 in these atoms are used to perform photoelectric effect experiment on a target metal. ठीक है, the maximum kinetic energy of the photoelectrons generated is 1.995 electron volt if the photoelectric threshold wavelength for the target metal is 310 नैनोमीटर, द वैल्यू ऑफ जेड विल बी क्या होगा। ठीक, तो ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में बेसिकली जो फोटोन निकला या फिर जो भी एनर्जी रिलीज हुआ उस एनर्जी को यूज किया जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में, और जहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ठीक, और थ्रेशोल्ड भी दे रखा है। तो पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं कि ये जो ट्रांजिशन होगा उसमें एनर्जी कितना रिलीज होगा। तो लेट से जो डेल्टा ई होगा उसको क्या लिख सकते हैं, -13.6 इंटू, लेट से सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है तो हम साइन के लिए थोड़ा देर के लिए अवॉइड करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 13.6 इंटू 1/n=4 से 3 में, तो जो एनर्जी रिलीज होगा 1/3² - 1/4², जस्ट पॉजिटिव रखने के लिए। ठीक, सॉरी, इंटू Z²। ठीक, 13.6 इंटू Z², 1/n² - 1/m² होता है। ठीक, ठीक है, तो ये एनर्जी रिलीज हो गया। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसी एनर्जी को यूज किया जा रहा है कहाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब इमिटेड इलेक्ट्रॉन का है वो दे रखा है। ठीक, तो दिस एनर्जी डेल्टा ई विल बी इक्वल टू व्हाट, 1.95 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड के लिए क्या दे रखा है, 1240 डिवाइडेड बाई, मतलब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, 124/hc/लैम्डा। ठीक, और लैम्डा की वैल्यू कितना, 310। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में ये डायरेक्ट हम डाल देते हैं hc/लैम्डा। अगर hc की वैल्यू ये रखें तो लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में डायरेक्ट डाल देते हैं। ये शॉर्टकट है, सबको पता होगा। ठीक, तो ये इक्वेशन बनेगा। तो बस इस दोनों को हमें इक्वेट कर देना है, वहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो मुद्दे की बात यही है। तो काम की चीज़ें करते हैं। तो 13.6 इसको सीधे इक्वेट करते हैं, 13.6 इंटू Z², ये क्या बन जाएगा, 16 - 9, 7 बन जाएगा। 7/9 इंटू 16 इज इक्वल टू 1.95 प्लस ये कितना होगा, 4 टाइम्स में चला जाएगा तो 4, और इसको ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट ऐड करके लिख देते हैं, 5.95 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से Z² की वैल्यू क्या आई, 5.96 इंटू 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 7। ठीक, अब ये जो भी बना हुआ है इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे। ठीक, फालतू का दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। मतलब आप तो एग्ज़ाम्स में कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो थोड़ा सा तो प्रैक्टिस कर ही लो कि इसको करते कैसे हैं। कुछ डिफिकल्ट सा है, मतलब इतना गंदा नंबर नहीं देना चाहिए था। और कट छट के आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ अच्छा सा नंबर आए, क्योंकि Z² की वैल्यू एट द एंड हमें कैलकुलेट करना है। तो Z² समथिंग कुछ आना चाहिए। मैं इसको कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ। ठीक, 5.96 इंटू 9 इंटू 16, 5.96 इंटू 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 7, 13.6 और डिवाइडेड बाई 7, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 7 कर दिया। इसको डिवाइडेड बाई 7 करना था तो डिवाइडेड बाई 49 कर देते हैं। अब 9.015 समथिंग कुछ आ रहा है। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, 9.05, अप्रॉक्सीमेटली 9 बोल सकते हैं सिंपल। तो Z² की वैल्यू 9, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक, तो एटॉमिक नंबर सीधे मिल गया। तो द वैल्यू ऑफ Z जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक,
सिंपल से ही क्वेश्चन थे मॉडर्न फिजिक्स के। जितना ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल ही होते हैं, बस फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट सॉल्व होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक के तो ऐसा ही टाइम पास क्वेश्चन होता है। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इन रेडियो एक्टिव डीके चेन रिएक्शन दिस न्यूक्लियस डीके इनटू दिस न्यूक्लियस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अल्फा टू द नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड इन दिस प्रोसेस विल बी क्या होगा। ठीक है, तो मतलब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो रहा है जिसमें क्या कन्वर्ट हो रहा है, ये थोरियम जो 90 है, मतलब बेसिकली हमें मतलब इससे 90 और 230 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लूटोनियम 84 और 214 में। ठीक, तो ये चीज़ें जो है इसमें कन्वर्ट हो रही है। तो पहले तो अल्फ़ा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स कितना रिलीज होगा उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब भी अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज होगा तब मास में चेंज आएगा। ठीक, अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज होने की वजह से मास में चेंज आएगा। एक अल्फ़ा पार्टिकल का मास में चेंज कितना लाता है, 4 लाता है। ठीक, तो ये जो मास नंबर है, ये मास नंबर में जितना भी चेंज होगा वो अल्फ़ा पार्टिकल की वजह से हुआ होगा। ठीक, तो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो भी मास में चेंज है 230 माइनस 214 डिवाइडेड बाई 4। एक मास, एक मतलब अल्फ़ा पार्टिकल में 4 यूनिट मास होता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 16/4 यानी कि 4, यानी कि 4 अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो रिलीज हुआ है। ठीक, अब बीटा पार्टिकल्स कितना रिलीज हुआ है उसके लिए क्या, तो अगर 4 अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज हुआ है तो उसमें जेड जो होगा, मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो कितना कम होगा। एक अल्फ़ा पार्टिकल अगर जाएगा तो जेड में कितना डिक्रीमेंट होगा, 2 का, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक, तो एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो 2 प्रोटॉन भी निकलेगा, तो 2 प्रोटॉन निकलेगा तो जेड के में कितना डिक्रीमेंट करेगा, 2 का। ठीक, तो 4 अल्फ़ा पार्टिकल जाने से जेड में कितना डिक्रीमेंट होना चाहिए, 8 का डिक्रीमेंट होना चाहिए, 8 का। ठीक, यहाँ पे पहले देखते हैं कि जेड में डिक्रीमेंट हुआ कितना है, तो जेड 90 से 84 हुआ है, यानी कि डिक्रीज कितना हुआ है, 6। होना कितना चाहिए था, 8, क्योंकि 4 अल्फ़ा पार्टिकल गया है, यानी कि हुआ क्या है, 8 होना चाहिए था लेकिन 6 ही हुआ है। तो यानी कि 2 जेड पार्टिकल्स जो है वो बना हुआ है, मतलब 2 प्रोटॉन जो है वो बना है। ठीक, तो मतलब अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो यानी कि 2 प्रोटॉन जो है बना हुआ है। तो 2 प्रोटॉन कैसे बनेगा, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में यानी कि कन्वर्ट हुआ है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होने से ये मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो हम जानते हैं। यानी कि 2 न्यूट्रॉन जो है 2 प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, तभी जा कर के मतलब ये 6 चेंज होगा। तो जो बीटा पार्टिकल्स इमिशन है वो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 बेसिकली 2, क्योंकि 2 प्रोटॉन बनेगा, मतलब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो क्या, बीटा पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, बीटा माइनस पार्टिकल क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक, तो बीटा पार्टिकल माइनस का बीटा माइनस पार्टिकल का इमिशन होगा। ठीक, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा तो 2 न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ है तो 2 बीटा पार्टिकल्स निकलेगा। ठीक, तो बीटा पार्टिकल्स कितना है, 2। हमें रेशियो पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा, तो अल्फा पार्टिकल्स बाई बीटा पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, 4/2 2। ठीक, तो अल्फा बाई बीटा माइनस पार्टिकल्स 4/2, ये नंबर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक, ये थोड़ा इसमें कॉमन सेंस लगा देंगे, इसका कुछ डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है कैसे, वैसे बहुत जगह पे पढ़ाया जाता है, पर वो जो फार्मूला देखोगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज कर लो तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक, सॉल्व करना चीज़ें कि हो क्या रहा है, वो अगर चीज़ें समझ में आ रहा है तो। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इन अ फोटो इमिशन एक्सपेरिमेंट, नॉट फोटो इलेक्ट्रिक, वही ये बात मतलब बेसिकली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल पी क्यू एंड आर आर ई पी ई क्यू एंड ई आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दे आर रिलेटेड बाई दिस। ठीक है, in this experiment the same source of monochromatic light is used for metal p and q while a different monochromatic light source is used for metal r। ठीक, मतलब सिचुएशन क्या दे रखा है कि 3 मेटल है p q और r, इसको p को भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट किया गया, लेट से p और q को बोल रहा है सेम सोर्स ऑफ लाइट यूज किया गया, लेकिन r के लिए डिफरेंट लाइट सोर्स यूज किया गया। ठीक है, अब दे रखा है कि इसमें जो
फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उनका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी दे रखा है, ई पी क्यू एंड आर। ठीक है, आगे देखते हैं। द वर्क फंक्शन फॉर द मेटल पी क्यू एंड आर आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। अच्छा, वर्क फंक्शन भी दे रखा है, यानी कि जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो ये दे रखा है ई पी लेट से, तो ई पी किसके बराबर होगा, एच सी बाई लैम्डा, मतलब ये जो फोटो ने स्ट्राइक किया उसका एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड पी का कितना दे रखा है, 4, तो ये 4। ठीक, वैसे ही जो Q है वो क्या हो जाएगा, ई क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, जो एनर्जी स्ट्राइक किया माइनस इसका जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड कितना दे रखा है 4.5, तो माइनस 4.5। वैसे ही इसका ई आर जो होगा वो क्या, एच सी बाई लैम्डा नॉट माइनस इसका थ्रेशोल्ड 5.5, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब ई पी ई क्यू और ई आर में भी एक रिलेशन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उसको भी देखेंगे। अब बोल क्या रहा है, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन यूज्ड फॉर मेटल आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी क्या होगा। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा जो एनर्जी है वही हमें कैलकुलेट करना है, वो कितना होगा वो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो उसके लिए ये एक रिलेशन भी दे रखा है ई पी ई क्यू और ई आर में। लेट से वो रिलेशन ज़रा लिखते हैं। तो ई पी इजकल टू क्या है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, एच सी बाई लैम्डा माइनस 4, ये ई पी हो गया, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई क्यू। ई क्यू कितना है, एच सी बाई लैम्डा माइनस 4.5। ठीक, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई आर, एच सी बाई लैम्डा नॉट माइनस 5.5। ठीक है, ये रिश्ता कुछ बन रहा है, इसमें से हमें इस पूरे का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, सिंप्लिसिटी के लिए लेट से मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पूरा मसाला है उसको ई लिख देते हैं, ये पूरे मसाले को भी ई लिख देते हैं और इसको ई नॉट लिख देते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें ये पूरा का पूरा ई नॉट ही कैलकुलेट करना है, लैम्डा कैलकुलेट करना नहीं है, तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब इस दो इक्वेशन में मतलब दिस इज इक्वल टू दिस अगर हम यूज करें तो वहाँ से हमें ई मिल जाएगा, ई की क्या वैल्यू होगी। ठीक, ज़रा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू 2e, तो यहाँ 2e माइनस ई लिख सकते हैं। इधर इधर क्या हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा, 9 इधर आएगा तो प्लस में, तो 9 माइनस 4, तो जो ई की वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगा। ठीक, अब इस ई की वैल्यू को यूज करके हम इसमें डाल दें अगर, तो यहाँ से ई नॉट मिल जाएगा। ठीक, तो वो करते हैं। तो यहाँ पे लेट से अगर हम ई की वैल्यू डाल दें, 2 इंटू 5 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 2 इंटू ई नॉट माइनस 5.5, 2 से 2 कैंसल, ये कितना बन जाएगा 0.5, तो ई नॉट कितना हो जाएगा 5.5 प्लस 0.5, 6 हो जाएगा। ठीक, 6 ई बी। वही हमें कैलकुलेट करना है कि जो आर पे फोटोन्स पड़ा हुआ है उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, तो वो 6 ई बी के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6 ई बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये मतलब बेसिकली अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सपोज दिस न्यूक्लियस एट रेस्ट एंड इन ग्राउंड स्टेट अंडरगो अल्फा डीके टू दिस, ओके, दिस न्यूक्लियस इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, मतलब यहाँ से एक अल्फा डीके हो रहा है और ये जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में, मतलब फाइनली जब बन रहा है तो वो एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड अल्फा पार्टिकल्स इज फाउंड टू बी दिस, ओके, दिस न्यूक्लियस देन गोज टू इट्स ग्राउंड स्टेट बाई गामा डीके, द एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन विल बी क्या होगा। ठीक है, सवाल समझ में आया, मतलब जो रेडियम है वो किस में, आर एन में कन्वर्ट हुआ। ठीक, ये आर एन एक्साइटेड स्टेट में और प्लस अल्फा पार्टिकल्स भी यहाँ पे रिलीज हुआ, ऐसा कुछ कन्वर्जन हो रहा है। अब दे रहा है कि ये जो एक्साइटेड स्टेट था वो जब ग्राउंड स्टेट में गया तो वहाँ से एक गामा पार्टिकल्स निकला, तो उसका एनर्जी कितना होगा हमें बेसिकली वो बताना है। ठीक, ये समझ में आ रहा है। ठीक, ठीक है, तो पहले तो इस एनर्जी का मतलब इस रिएक्शन का हम क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि जब ये एनर्जी होगा तो कितना एनर्जी रिलीज हो, सॉरी, जब ये रिएक्शन होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, पहले लेट से वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ये रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन बेसिकली, तो वो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे देखा जाए तो सब कुछ मास दे रखा है, तो मास के टर्म्स में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। ठीक, मास ऑफ रिएक्टेंट क्या मतलब ये वाला, इसका मास कितना दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक, तो कितना 226.005 माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ये वाला 222.000। ठीक, और अल्फ़ा पार्टिकल का मास कितना 4.000, तो माइनस में ही जाएगा 4.000। तो ये दोनों ऐड होगा, माइनस माइनस साइन, माइनस लेके खोपचे में इसको ऐड करेंगे तो ये मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ठीक, इंटू सी स्क्वायर। अब ये मतलब बेसिकली यू में होगा, तो 1 यू दे रखा है, 1 यू इंटू सी स्क्वायर जो है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो इसको बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, दिस को सी स्क्वायर ना लिख के इसको एनर्जी में लिखना हो तो 931 लिख सकते हैं, दिस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना बनेगा, तो देखा जाए तो ये 226 बन जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बस ये बचेगा, तो बेसिकली 0.005 बचेगा। तो 5/1000 लिख सकते हैं उसको, इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 5 और 5 3 जा 15, 1945 और एक 46/1000। आई होप कि ये चीज़ें सही हुई हो, 5 3 जा 15 1, ठीक है, कैलकुलेशन सही होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है एनर्जी रिलीज हुआ है। ठीक, अब ये जो एनर्जी रिलीज हुआ ये एनर्जी कहाँ गया, ये एनर्जी दे रहेगा कि अल्फा पार्टिकल का कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ इसका भी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये जो भी एनर्जी रिलीज हुआ वो एनर्जी कहाँ आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस आर एन, पता नहीं किसका होता है, मैं सॉरी भूल रहा हूँ अभी। ठीक, मतलब केमिकल नेम किसका है, रेडॉन, ये तो आर एन क्या होता है याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक, ठीक है, जो भी हो, अभी अपने को केमिस्ट्री यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो ये पार्टिकल और दिस पार्टिकल, तो मतलब दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी समेशन होगा, आपको पता है ये, तो कमेंट्स में नीचे बताओ। ठीक, उन दोनों का काइनेटिक एनर्जी प्लस ये जो एक्साइटेड स्टेट एनर्जी में है वो एनर्जी गया होगा। तो जो टोटल ये एनर्जी रिलीज हुआ है वो एनर्जी टोटल किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्लस एनर्जी इन ट्रांजिशन, जो भी एक्साइटेड स्टेट में जो गया है, जितना एनर्जी लेके गया है वो वाला एनर्जी, तो जब वो डी एक्साइट होगा तो उतना ही एनर्जी ये गामा पार्टिकल में रिलीज करेगा। ठीक, तो पहले तो अल्फा पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, इसका कितना काइनेटिक एनर्जी होगा बनने के बाद वो हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट जो भी मिलता है उसका जो रेशियो होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन टू देयर मास होता है। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर एन पार्टिकल्स विल भी क्या होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन्वर्सली रिलेटेड होता है बाय मास ऑफ आर एन पार्टिकल जो भी है। ठीक, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ हमें आर एन चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर एन, इसको उल्टा लिखना था, पलट के लेट से लिखते हैं। आप सोच लो ये पलट के लिखा हुआ है, तो की अल्फा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इधर मास, ये क्या हो जाएगा, मास अल्फा बाई एम आर एन। ठीक, तो ये कितना बनेगा, के अल्फा का एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी 4.44। ठीक, तो ये हो जाएगा 4.44 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो कितना है 4, और मास ऑफ आर एन कितना है 222। ठीक, तो 222, तो ये बन जाएगा। तो इसको अगर करें तो ये क्या 100 नीचे और ये सिंपल 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 8/100 यानी कि 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर एन पार्टिकल। ठीक, तो अब जो एनर्जी निकला हुआ है ये टोटल एनर्जी, अब इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या लिखेंगे कि ये जो टोटल एनर्जी निकला हुआ है 4655/1000, इसको क्या लिख सकते हैं 4.655 लिख सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द गामा पार्टिकल्स, जो डी एक्साइट होके जो एनर्जी निकलेगा गामा पार्टिकल का वो उतना ही होगा जितना कि वो एक्साइटेड स्टेट में जाने में लिया था। ठीक, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 4.44 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर एन पार्टिकल्स वो कितना है 0.08। ये यूनिट क्या दे रखा है, अच्छा सब यूनिट सेम ही है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही मैं बोलूँ ये भी क्या होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, सबका यूनिट सेम ही है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.08।
ठीक। तो यहाँ से जो गामा पार्टिकल्स आया है, गामा पार्टिकल्स मतलब जो निकलेगा उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, गामा पार्टिकल का 4.655 माइनस 4 अगर इसको दोनों का ऐड करें तो 44 प्लस 8 कितना हो जाएगा 52, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 5, ठीक, 5 माइनस 2 3 और 6 माइनस 5 1.0। तो दिस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगा जो गामा पार्टिकल्स मतलब निकलेगा, ठीक। हमें क्या पूछ रखा है यहाँ पे, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसीलिए पूछ रखा है। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेगा में। तो जो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे तो 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द रिलीज गामा पार्टिकल्स, ठीक। और गामा डीके में जो भी एनर्जी आएगा तो एनर्जी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 135। तो यहाँ पे 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी है वो रिलीज होगा, मतलब जो गामा फोटोन रिलीज होगा उसका एनर्जी 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक। तो ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर ऑफ मास कैपिटल M mounted on a spring constitute a spring mass system of angular frequency ओमेगा such that, ये कुछ रिश्ता दे रखा है, ठीक है, विथ h प्लैंक्स कांस्टेंट n नंबर ऑफ, अच्छा अब आगे बोल रहा है कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ दिस स्ट्राइक द मिरर साइमल्टेनियसली एट नॉर्मल इंसिडेंस सच दैट द मिरर गेट डिस्प्लेस्ड बाय 1 माइक्रोमीटर। द वैल्यू ऑफ n इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, यानी कि जितना भी नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक करेगा, और दे रखा है कि नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है तो वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक। तो लेट से अगर n नंबर ऑफ फोटोन इस पर स्ट्राइक किया तो और n नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्ट हो गया तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो कितना होगा, एक मतलब पहले तो मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितना हो जाएगा, p इजकल टू क्या होता है, मोमेंटम इजकल टू h बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो एक जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है लैम्डा कितना 8 पाई इंटू 10⁻⁻⁶। एक फोटोन जो स्ट्राइक कर रहा है उसका मोमेंटम इतना, तो n फोटोन स्ट्राइक करेगा तो n इंटू h बाई 8 पाई इंटू 10⁻⁻⁶। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इसका डबल, क्योंकि वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब p जा रहा है और p आएगा तो चेंज कितना होगा 2p का, ठीक। तो ऐसे जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो कितना, इतना हो जाएगा, ठीक। अब ये चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, तो ये देखा जाए तो ये जो पोजीशन है वो क्या है, मतलब 0 फोर्स वाला पोजीशन, मीन पोजीशन है, ठीक। तो वहाँ पे जो मोमेंटम में चेंज आया वो इतना, तो उतना ही मोमेंटम मतलब इसमें ट्रांसफ़र होगा। तो अगर हम मोमेंटम को इसके टर्म्स में लिखें, जो मास ऑफ द मिरर है उसके टर्म्स में लिखें, तो क्या लिख सकते हैं, वो क्या होगा, मीन पोजीशन पे है तो मोमेंटम वहाँ पे लिखेंगे तो क्या, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए, ठीक। पहले तो वेलोसिटी या फिर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है तो मतलब वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए, जहाँ पे ए क्या एम्पलीट्यूड, वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो वो भी दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 माइक्रोमीटर का, तो यानी कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1 माइक्रोमीटर का होगा। यहाँ ओमेगा जो है वो इस तरीके से ये वाला ओमेगा दे रखा है, ठीक। तो मतलब ये लेकर रखेंगे, ठीक। और इनटू मास कर देंगे तो वो मोमेंटम आ जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ द मिरर इनटू ओमेगा इनटू ए, ये क्या एम्पलीट्यूड, ठीक। अब ये रिश्ता बनेगा, ठीक। तो यहाँ से अपने को n की वैल्यू मिल जाएगी, इसके लिए कुछ दे रखा है यहाँ पे, मसाला कुछ दे रखा है, ठीक। तो लेट से m ओमेगा की वैल्यू क्या लिख देंगे, लेट से अगर m ओमेगा की वैल्यू यहाँ से अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 10⁻24 इंटू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई लिख सकते हैं, ठीक। तो लेट से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एच बाई, ये मतलब 4 पाई ही हो जाएगा कट के, तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू m ओमेगा की वैल्यू क्या, h इंटू 24, h इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना 1 माइक्रोमीटर, ठीक।
मतलब 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से अपने को एक रिश्ता मिला, यहाँ से हमें कैपिटल N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो सिंपल आ जाएगा। ठीक, तो काट कूट करें अब तो h की वैल्यू, h खत्म, 4 पाई से ये 4 पाई खत्म, 10⁻⁻6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 10⁻⁻12 बन जाएगा। 10⁻⁻12 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या, 10⁻24 - 12 भी बचेगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻12। ठीक, इसी को n की वैल्यू यहाँ पे क्या x इंटू 10⁻12 दे रखा है, मतलब जो नंबर ऑफ फोटोन है वो क्या x इंटू 10⁻12 दे रखा है। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक, तो ये अपना मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रिपोर्ट करेंगे 1। ठीक, तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यही पूछा जा रहा था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेन अ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन ए मेटालिक सरफेस द मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज दिस। ठीक है, दिस पोटेंशियल ड्रॉप टू 0.6 वोल्ट इफ अनदर सोर्स with wavelength 4 times the first one and intensity half of the first one is used. What are the wavelength of the first source and work function of the metal respectively? ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी वाला जो रिलेशन दे रखा है उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कुछ रिश्ता नहीं होता, वहाँ मैक्सिमम करंट का रिश्ता होता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमीडिएट फोटोन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन पे डिपेंड करता है। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन पे डिपेंड करता है और वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल पे डिपेंड करता है। ठीक, उसका इंटेंसिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे दे रखा है कि लेट से अगर लेमडा वेवलेंथ का अगर हम फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 6 है, मतलब कि एनर्जी कितना होगा 6 eV। ठीक, तो hc/λ इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 6e के बराबर होगा, क्योंकि 6 वोल्ट उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो 6 eV मतलब बेसिकली एनर्जी होगा। ठीक, तो ये हुआ। अब दे रहा है कि अगर इसका वेवलेंथ 4 टाइम्स हो जाए तो hc/λ इंटू 4λ मतलब hc/4λ का अगर हम फोटोन इंसिडेंट करें तब जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट हो जा रहा है, यानी कि अब जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कितना 0.6 eV हो गया। ठीक, तो यहाँ से अपने को क्या कैलकुलेट करना है कि व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट सोर्स एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल रिस्पेक्टिवली, मतलब लैम्डा की वैल्यू और फाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है, सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, तो क्या करें तो इसको ऐसे करते हैं, पहले तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वेशन दो अननोन कैलकुलेट हो ही जाएगा। फाई और लैम्डा दो अननोन है और दो इक्वेशन है तो सिंपल हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लेट से। तो अगर सब्ट्रैक्ट करें 1 और 2 लिख दें और 1 - 2 करें तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 1 - 2 करेंगे तो hc/λ को खोपचे में ले सकते हैं, 1 - 1/4 होगा। तो hc/λ 1 - 1/4 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 6 - 0.6 तो कितना हो जाएगा 5.4 e। ठीक, और यहाँ पे कुछ रिश्ता दे रखा है, hc/e की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो लैम्डा को उधर ले जाएं और e को अगर इधर लेके आएँ तो क्या बन जाएगा, लैम्डा इजकल टू क्या हो जाएगा hc/e इंटू 1/5.4 को भी इधर डिनोमिनेटर में ला लेते हैं और ये 3/4 हो जाएगा। hc/e की वैल्यू क्या दे रखा है, लेट से इसको वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 1.24 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पे दे रखा। ठीक, अब ये सब कुछ मसाला रेडी है, काट कूट करना शुरू करते हैं। तो ये काट कूट करे तो यहाँ से क्या 4 से इसको कैंसिल करे तो कितना टाइम्स में, ये पहले तो पॉइंट हटा के नीचे 100, 4 3 जा 4 1 जा। ठीक है, पॉइंट हटाए तो ऊपर 10, 3 से इसको करे तो क्या 3 1 और 2 24 8 ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या बनेगा 31/18 इंटू 10⁻, 1 0 से 1 0 यहाँ पे जाएगा और ये 10⁻⁻7 हो जाएगा, तो 10⁻�7 तो लैम्डा की वैल्यू ये हो जाएगी। अब 31/18 कितना होगा, कैलकुलेटर कर लेते हैं। 31/18 खुला सिम 31 डिवाइडेड बाई
18 7.22 1.722 ठीक, इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो जो लैम्डा की वैल्यू आई वो अपने को मिल गया, ये मैच कौन सा कर रहा है, अच्छा ये लैम्डा की वैल्यू तो मैच कर गया। अब वर्क फंक्शन क्या होगा, तो वर्क फंक्शन के लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, इसको 4 से अगर हम डिवाइड कर दें और फिर सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो वही करते हैं। तो वर्क फंक्शन कैलकुलेट, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब किसी एक में लैम्डा की वैल्यू डाल दें और फिर कैलकुलेट कर ले, पर वो लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 4 से लेट से 1 को 4 से डिवाइड कर देते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब डायरेक्ट करते हैं थोड़ा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 1 - 2 या 2 - 1 करें, लेट से 2 - 1/4 कर रहे हैं। ठीक, दिस माइनस दिस कर रहे थे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ 1/4 है। ठीक, तो -1 + 1/4, इसको ऐसे करते हैं, पॉजिटिव लाना इधर, तो 1 - 1/4 -2 करते हैं। ठीक, और इससे होगा क्या, ये तो एनीवे कैंसिल होगा, तो ये 5/4 माइनस करें तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस बनेगा तो 1 - 1/4 होगा, तो 1 - 1/4 कितना 3/4, तो 3/4 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 1/4, तो मतलब 6/4 -0.6, 6/4 -0.6 ई। तो यहाँ से 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कितना बनेगा, अगर इसको करें तो 6 4 = 24, तो 6 - 2.4, 6 - 2.4/4 इंटू ई इंटू 4/3, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 3 और 3.6 हो जाएगा बेसिकली, डिवाइडेड बाई 3 इंटू ई, तो मतलब 1.2 ई, तो एनर्जी जो होगा मतलब 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जो वर्क फंक्शन होगा वो ये हो गया और जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी। ठीक, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ए हेवी न्यूक्लियस क्यू ऑफ हाफ लाइफ 20 मिनट अंडरगो अल्फा डीके विथ प्रोबेबिलिटी 6% एंड बीटा डीके विथ प्रोबेबिलिटी 40%। ठीक है, इनिशियली द नंबर ऑफ क्यू न्यूक्लियाई इज 1000, द नंबर ऑफ अल्फा डीके ऑफ क्यू इन द फर्स्ट आवर विल बी, क्या होगा। ठीक है, दे रखा है कि एक हेवी न्यूक्लियस है क्यू और उसका क्यू उसका कितना 1000 पार्टिकल है, मतलब 1000 न्यूक्लियाई है लेट से, और 60% चांस है अल्फा डीके होने का। ठीक, तो कितने जो न्यूक्लियाई हैं वो अल्फा डीके में जा सकते हैं, इसका 60%। ठीक है, तो मतलब 60% है तो 60/100, तो कितने न्यूक्लियस हो गए जो कि अल्फा डीके में जा सकते हैं 600। ठीक, इतने न्यूक्लियस अल्फा डीके में जा सकते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि 1 घंटे के बाद, मतलब क्वेश्चन कहाँ दे रखा है, द नंबर अल्फा डीके इन द फर्स्ट आवर, 1 घंटे के बाद कितने न्यूक्लियस अल्फा डीके हो चुका होगा, मतलब कितनों का अल्फा डीके हो चुका होगा। ठीक, तो इक्वेशन क्या होता है, n = n0, और ये हाफ लाइफ के टर्म्स में यहाँ पे डील करेंगे क्योंकि 1 आवर दे रखा है और हाफ लाइफ 20 मिनट दे रखा है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना हो गया, n की वैल्यू 60 मिनट बाई 20, मतलब 3 हाफ लाइफ हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे n = n0/2n, ऐसे डील होता है। तो ये क्या बताता है कि कितने न्यूक्लियस बचे हुए हैं उतना समय के बाद। ठीक, हमें क्या कैलकुलेट करना है, चेंज कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं कितने न्यूक्लियस होंगे, मतलब 1 घंटे के बाद। तो n = और कितने न्यूक्लियस अल्फा डीके जा सकते हैं 600 डिवाइडेड बाई 2⁻³ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 600/8, ये कितना हो जाएगा, इसको करें तो 8 7 जा कितना होगा 56, 4 40, 8 5 जा 40, यानी कि 75 न्यूक्लियाई बचा होगा। मतलब जो 600 न्यूक्लियाई थे जो कि अल्फा डीके जिनका हो सकता था, 1 घंटे के बाद वो कितने बचे होंगे 75, यानी कि कितने न्यूक्लियाई अल्फा डीके में हो चुके हैं, कितनों का अल्फा डीके हो चुका है 600 - 75, उतनों का हो चुका है। ठीक,
तो यहाँ पे जो पूछ रहा है डेल्टा एन पूछ रहा है, ठीक। 600 माइनस 75, 5 to 5 इतनों का अल्फा डीके हो चुका होगा, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे मतलब करते हैं। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो समझ में आना चाहिए, ठीक। यहाँ पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ अल्फा डी के ऑफ क्यू इन द फर्स्ट आवर, कितने अल्फा डी के हो चुका होगा वो मतलब पूछा जा रहा है, ठीक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखने से पहले थोड़ा पानी लेते हैं। मैं थोड़ा सा वन शॉट करता हूँ, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन चेंज फास्ट करता हूँ, तो आप बीच में पॉज करके ब्रेक ले सकते हो, ठीक। कभी कभी मैं भी लेता हूँ, आपको शायद समझ में आया हो नहीं आया हो, ठीक। कभी कभी चीज़ें चेंज होती है थोड़ी सी, तो वहाँ पे मैं पॉज ले चुका होता हूँ एक्चुअल में, और एडिटिंग के टाइम पे उसको काट देता हूँ क्योंकि उसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक। फालतू का आपका टाइम वेस्ट होगा उससे, हमारा जो मोटो है वो गड़बड़ हो जाएगा बिना बकवास किए हुए, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल दिस न्यूक्लियाई आइदर डीके इनटू स्टेबल दिस न्यूक्लियाई विथ डीके कांस्टेंट दिस पर ईयर और इनटू स्टेबल दिस न्यूक्लियाई विथ डीके कांस्टेंट दिस पर ईयर, ठीक है। मतलब जो ये पोटासियम है कि वो दो रिएक्शन में जा सकता है, लेट से इसको लैम्डा 1 बोल देते हैं, इससे आर्गन बन सकता है, या फिर लैम्डा 2 बोल देते हैं, उससे कैल्शियम बन सकता है, ठीक। लैम्डा 1 कैल्शियम बोलना चाहिए था, लेट से इसको ऐसा बोल देते हैं लैम्डा 1, या तो वो लैम्डा 1 या लैम्डा 2, और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू दे रखा है, ठीक, डीके कांस्टेंट, ठीक है। गिवन दैट इन दिस सैंपल all the stable calcium and argon nuclei are produced by this nuclei only at time this year, ठीक है। if the ratio of the sum of the stable this to this nuclei to the radioactive this nuclei is this, then the value of T will be क्या होगा, ठीक है। सवाल देखते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि ये जो पोटासियम का न्यूक्लियस है वो इस डी के कॉन्स्टेंट से या तो इसमें जा सकता है या फिर इस डी के कॉन्स्टेंट से या इसमें जा सकता है। तो एक सैंपल रखा हुआ है, उस सैंपल में इतना समय के बाद उसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो भी आर्गन और कैल्शियम होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी के डिसइंटीग्रेशन से आया होगा, मतलब पहले से कहीं और से आर्गन और कैल्शियम उसमें नहीं आया। जो भी उसमें आर्गन कैल्शियम आज मौजूद है इतना समय के बाद वो इसी के डिसइंटीग्रेट होने से आया है, ऐसा हम मान के चलेंगे, ठीक। तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये टाइम की वैल्यू क्या होगी, वो कैलकुलेट करना है। और दे क्या रखा है कि आर्गन और कैल्शियम का रेशियो दे रखा है दिस डिवाइडेड बाई इसका नंबर, ये दे रखा है, ठीक। तो लेट से मान लेते हैं क्या, पहले दे क्या रखा है वो दे लिखते हैं कि नंबर ऑफ आर्गन प्लस नंबर ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाई जो भी नंबर इसका है, मतलब पोटासियम का, द सम ऑफ ए स्टेबल दिस न्यूक्लियाई टू द रेडियो एक्टिव दिस न्यूक्लियाई 99, मतलब डिवाइडेड बाई n बोल देते हैं, उसकी वैल्यू क्या दे रखा है 99, ठीक। अच्छा, अब ये जो भी नंबर ये आया हुआ है वो कहाँ से आया है, इसी के डिसइंटीग्रेशन से आया हुआ है। तो लेट से अगर इनिशियली टाइम पे इसका नंबर लेट से मान लेते हैं कि n0 था और अब इसका नंबर n हो गया है, यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक। तो n0 माइनस n ही इसके बराबर होगा, ठीक। जितने न्यूक्लियस इसके डिसइंटीग्रेट होंगे वो या तो इसमें या फिर इसमें, किसी में भी जा सकते हैं, इसी दोनों में जा सकते हैं। तो ये जो भी डिफरेंस है वो या तो इधर गया होगा नहीं तो इधर गया होगा, तो ये जो दोनों मिला के जो भी बना हुआ है वो यही डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक। तो ये जो बेसिकली क्या दे रखा है, ऊपर क्या लिखा है n0 माइनस n, ठीक, और डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 99 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से अपने को एक रेशियो मिला n0 बाई n और -1 हो जाएगा, उसको उधर भेज दे तो 99 + 1 100 बन जाएगा, ठीक। ये एक रेशियो मिला, ठीक। अच्छा, इसका अगर डिसइंटीग्रेशन का इक्वेशन हम लिखें तो वो क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल मतलब n इज इक्वल टू n0 e⁻ माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी, मतलब यहाँ पे जो लैम्डा पैरेलल रिएक्शन है तो दोनों लैम्डा ऐड हो जाता है, ठीक। तो ये लिख सकते हैं। तो n और n0 का जो रिश्ता होगा वो ये हो जाएगा, और n बाई n0 की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ये हमें मिल गया। तो अब काम आसान हो गया, टाइम की वैल्यू हमें पता चल जाएगा, ठीक। तो जरा आप करते हैं, तो अगर n0 को इधर लाएं और log ले लें, तो क्योंकि e के जो पावर है उसको उतारना है,
तो लेट्स से n बाई, इसको ऐसे लिख रहे हैं, n बाई एन नॉट जो होगा इजकल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी के बराबर होगा। ठीक, अब n बाई एन नॉट की वैल्यू क्या, 1/100। ठीक, तो 1/100 मतलब 100 की पावर -1, 10 की पावर -2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इजिकल टू ई टू द पावर माइनस जो भी ये मसाला है, ठीक, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। दोनों तरफ अगर लॉग ले लें तो -2 इंटू लॉग 10 इज इक्वल टू, इधर जो होगा लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये ऊपर वाला जो समान है वो नीचे आ जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। माइनस माइनस कैंसिल, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 log 10। अब वैल्यू पुट करते हैं, log 10 की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कितना, 2.3 डाल देते हैं, 2.3 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ये दे रखा है, इसको दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, 10 टू द पावर -10 तो कॉमन हो जाएगा, 4.5 प्लस 0.5 5 बन जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 10, 5 इंटू 10 टू द पावर -10 सॉरी। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आई, ये क्या हो जाएगा, 4.6/5 इंटू 10 टू द पावर 10, ये कितना बन जाएगा, अगर 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 46 हो जाएगा। और टाइम की वैल्यू यहाँ पे दे क्या रखा है, वो लिख लेते हैं t इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये जो टाइम दे रखा है यहाँ पे क्या, दिस इक्वल टू t इंटू 10 टू द पावर 9 दे रखा है, सॉरी ये t और ये t कन्फ्यूज नहीं होंगे, दोनों अलग अलग है। ठीक, लेट्स से मैं इसको टी नॉट लिख दे रहा हूँ, जो दे रखा है टी नॉट इंटू 10 टू द पावर 9 दे रखा है, मतलब जो भी टाइम टोटल टाइम है वो टोटल टाइम दे रखा है कि इतना है। तो यहाँ से हमें टी नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो टोटल टाइम तो यही अपने को मिला है, तो उसको इससे इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से टी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 10 टू द पावर 9 कैंसिल करेंगे तो ये 10 बचेगा, तो 4.6 से मल्टीप्लाई होगा तो 46 हो जाएगा, तो 46/5 ये कितना हो जाएगा, 9.2 बन जाएगा। ठीक, तो जो टी है या फिर टी नॉट है उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 9.2 हो जाएगा। ठीक, 9.2 यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो ये मतलब फाइनल आंसर हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या दे रखा है, ए फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन इज इक्वल टू फाई नॉट इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, जहाँ पे लैम्डा इज दिस, ओके, द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज ए डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी। ठीक है, ए चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट बाय डेल्टा लैम्डा रिजल्ट इन द चेंज डेल्टा लैम्डा डी, जो कि इमिटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ था। द रेशियो ऑफ दिस बाय दिस इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा। ठीक है, सिचुएशन क्या दे रखा है वो समझ में आ रहा है कि मतलब लैम्डा अमाउंट ऑफ, मतलब एक फोटोन स्ट्राइक किए जिसका एनर्जी ये है, तो इसकी वजह से वर्क फंक्शन लेट से मेटल का ये होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होगा उसका एनर्जी क्या होगा, ये बन जाएगा, लेट से इसको ई बोल देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसका मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगा, ये अब दे रखा है कि उस जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, वो लैम्डा डी है। तो लैम्डा डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा डी क्या होता है, h/p के बराबर होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ h/ मोमेंटम। और p को क्या लिख सकते हैं एनर्जी के टर्म्स में, हमें जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी पता है, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एनर्जी 2me। ठीक, तो एनर्जी क्या होता है, p²/2m भी लिखते हैं, तो p क्या हो जाएगा, √2me। ठीक, तो लैम्डा डी की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, अब हमें दे रहा है कि चेंज इन लैम्डा, डेल्टा लैम्डा डी, तो मतलब बेसिकली हमें डेल्टा लैम्डा का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली इसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट्स इसको अगर डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशियल इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, तो क्या होगा, डी ऑफ डी लैम्डा विल भी क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये e टू द पावर -12 है बेसिकली, ये तो कांस्टेंट है 2me, उसका कुछ मतलब नहीं है क्योंकि एट द एंड यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो कांस्टेंट जो भी है मरने वाले हैं, तो जब भी प्रोपोर्शनल की बात हो तो वहाँ पे कांस्टेंट का टेंशन हमें को लेना ही नहीं है, तो कांस्टेंट लेट्स इसको खोपचे में रखते हैं सहूलियत के लिए। ये क्या है, e टू द पावर -12, उसको अगर डिफरेंशियल कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, -1/2 e टू द पावर -3/2 बन जाएगा डिफरेंशियल, इनटू
फिर ई का डिफरेंशियल, अब ई का डिफरेंशियल अगर कैलकुलेट करें मतलब डी ई इंटू डी ई बनेगा, ठीक। अब ई का फिर से डिफरेंशियल कैलकुलेट करें तो ई का डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ से आएगा, तो ई ये है तो डी ई कितना बन जाएगा यहाँ से, तो ये तो कांस्टेंट है, ये मर जाएगा, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा का क्या -1/λ² इंटू डी लैम्डा, ठीक। तो जो डी ई है उसको डी ई को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लेट से इसी चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, डी ऑफ डी लैम्डा मतलब डी ऑफ लैम्डा डी इजकल टू 1/, ये जितने भी कांस्टेंट है वो किसी काम के है नहीं, ठीक। तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक, ये कुछ मतलब नहीं है। e⁻³ -3/2 ये एक है, तो e⁻, लेट्स इसको प्रोपोर्शनलिटी में अभी ही लिखते हैं, ठीक। e⁻³ -3/2 इंटू डी ई, डी ई क्या हो जाएगा अगेन, अब यहाँ पे देखें तो ये खत्म, एच सी भी कॉन्स्टेंट है उसको छोड़ते हैं अभी, 1/λ² इंटू डी लैम्डा, फिर माइनस साइन का भी कुछ मतलब नहीं है, 1/λ² इंटू डी लैम्डा, ये बना, ठीक। अब यहाँ से अपने को रेशियो क्या कैलकुलेट करना था, डेल्टा लैम्डा डी बाई डेल्टा लैम्डा, मतलब बेसिकली डी लैम्डा डी बाई डी लैम्डा, इसी की वैल्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। यहाँ पे e⁻ -3/2 है, तो अगर हम उसको लिखें, अगर लेट्स से इसको लिखते ही हैं, अच्छा यहाँ पे लैम्डा डी कहीं पे नहीं आया, ओके ठीक है, ठीक है। e⁻−3/2 को अगर हम, ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पे, ई की वैल्यू अगर पुट करें तो ई की वैल्यू कहाँ से पुट कर सकते हैं, e⁻½ जो है वो लैम्डा डी के बराबर है, तो e⁻−3/2 क्या होगा, लैम्डा डी क्यूब के बराबर होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी समझ में आ रहा है, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी में ही डील कर रहे हैं हम। तो यहाँ से e⁻−1/2 जो है प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा डी के, तो e⁻−3/2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, लैम्डा डी क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो यहाँ पे e⁻−3/2 को लैम्डा डी क्यूब लिख सकते हैं, ठीक। तो ये मतलब डी को डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा डी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा d⁻³ इंटू 1/λ² इंटू डेल्टा लैम्डा, ठीक। यहाँ से हमें रेशियो क्या चेक किए, दिस का, तो ये जो मसाला है इसको इधर कर देते हैं, तो डेल्टा लैम्डा डी बाई डेल्टा लैम्डा शुड बी इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डी क्यूब बाई λ², ठीक। तो यही मतलब रेशियो हो जाएगा, ठीक। तो लैम्डा डी क्यूब बाई λ², ऑप्शन में कौन सा, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ये बन जाएगा, ठीक। तो सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेके आए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ लैम्डा सी यू इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ कॉपर एटॉमिक नंबर दिस एंड लैम्डा एमओ इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे लाइन मोलिबेडनम जिसका एटॉमिक नंबर ये दे रखा है, ठीक। तो रेशियो उनका क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। ठीक है, तो मतलब के अल्फा के सब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होता है जिसको मोजले लॉ से डील करते हैं। मोजले लॉ क्या बोलता है कि जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है या जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है या फिर इमिटेड एक्सरे है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सम कांस्टेंट इनटू z-b अंडर रूट मतलब 1/2 के बराबर होता है, ठीक। जहाँ a और b जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। अब के अल्फ़ा के लिए जो b की वैल्यू होती है फॉर के अल्फ़ा b की वैल्यू क्या 1 होती है, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, इसको अगर वेवलेंथ के टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा hc/λ, ठीक। तो अगर सेम मोजले लॉ का इक्वेशन अगर हम कॉपर और मोलिबेडनम के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा hc/λ ऑफ Cu इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a इंटू जेड कितना 29 माइनस, सॉरी ये मैं उल्टा लिखा हूँ यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ, इधर अंडर रूट होता है, अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू सम a इंटू जेड-b, ये ऐसा रिलेशन होता है, सॉरी, ठीक। अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है या फिर इसके इक्वल होता है, यहाँ पे a सम कांस्टेंट है और b भी सम कांस्टेंट है, ठीक। तो ये अंडर रूट यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू जेड इंटू 1 - 29 - 1 के बराबर हो जाएगा। सेम अगर मोलिबेडनम के लिए लिखे तो hc/λ ऑफ मोलिबेडनम अंडर रूट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट
यहाँ इसका एटॉमिक नंबर कितना 42 माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। रेशियो कैलकुलेट करना है तो दोनों का रेशियो कर देते हैं। तो लेट से इसको 2 और इसको 1 बोले। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, कॉपर बाई मोलिबेडनम चाहिए। तो कॉपर बाई 2 बाई सॉरी ये 1 है, तो कॉपर बाई मोलिबेडनम करने के लिए क्या करें, कॉपर ऊपर रखना है तो 2/1 कर देते हैं। ठीक, तो 2/1 करें तो ये HC कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट में क्या आएगा, लैम्डा ऑफ Cu बाई लैम्डा ऑफ मोलिबेडनम, दिस इज इक्वल टू ए कैंसिल हो जाएगा, 28/41 हो जाएगा। स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड सिंपल। तो लैम्डा ऑफ कॉपर बाई लैम्डा ऑफ मोलिबेडनम कितना, 28/41 का स्क्वायर, सॉरी 2/1 किए हुए हैं तो 41/28 आएगा। ठीक, तो ये 41/28 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर क्या, कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक, एग्जाम में आए तो फिर पता नहीं कैसे करोगे, टाइम पास है मतलब इसमें स्पेंड होता है टाइम बहुत। ठीक, 41/28 करे तो ये कितना हो जाएगा, 41/28, सॉरी 41/28, 1.464। इसका स्क्वायर करे तो क्या, अब कैलकुलेटर में इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 1.464 इंटू 1.464, 2.114, तो ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2.11114 या 144। ठीक, तो 2.14 बेसिकली बी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। ठीक, तो ये मतलब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो रेशियो होगा वो समथिंग समवॉट क्लोज टू दिस होगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हो गए वो नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो रहा है, क्वालिटी डिसइंटीग्रेट मतलब ख़राब ना हो। इसको मैं बाद में, अगला जो क्वेश्चन होगा वो बाद में रिकॉर्ड करूँगा, मैं भी एग्जॉस्ट हो रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, A metal surface is illuminated by a light of two different wavelength, this and this. The maximum speed of the photoelectron corresponding to this wavelength are u1 and u2 respectively. The ratio of u1 by u2 this, hc by this, then the work function of the metal is nearly equal to क्या होगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट दे रखा है कि एक मेटल सरफेस है जो कि दो डिफरेंट लाइट से इल्यूमिनेट किया गया है। लेट से उस मेटल का जो वर्क फंक्शन होगा उसको फाई बोल देते हैं। तो रिलेशन क्या बनेगा कि HC/λ, लेट से अगर 248 से अगर स्ट्राइक किया जा रहा है तो उसका एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन जो होगा क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे स्पीड का रेशियो दे रखा है। ठीक, लेट से इसको हम K1 बोल देते हैं। 1 केस में मतलब फर्स्ट केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वैसे ही HC/310 माइनस 5 करे तो वो जो काइनेटिक एनर्जी लेट्स इसको K2 बोल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी को स्पीड के टर्म्स में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आर्म mv²। ठीक, तो v क्या हो जाएगा, 2k/m का अंडर रूट। तो यहाँ पे u1 जो होगा मतलब K1 को अगर हम लिखना हो, नहीं हाँ मतलब सॉरी ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, K1 को क्या हाफ m1 u1², m1 नहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू u1², ऐसा लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली निकल रहा है तो उसका मास। K2 को क्या हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होगा दोनों में, इंटू u2², ये लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या u1/u2 का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा। अब यहाँ पे दे रखा है कि HC की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में 1240 लेना है तो ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 1240, इसकी जगह भी 1240 ले लेते हैं। ठीक, ये रेशियो कितना बनेगा, अगर हम करें तो ये डायरेक्ट 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही अच्छा नंबर दे रखा है। ठीक, यहाँ पे कुछ समझदारी का काम दिया। तो 5 - 5 जो होगा वो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू u1²। वैसे ही इसको देखें तो ये 4 टाइम्स में जा रहा है, ये भी अच्छा नंबर है। 4 - 5 जो होगा वो हाफ me इंटू u2², दोनों को डिवाइड कर दें तो लेट से इसको 1 इसको 2 बोल देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 1/2 की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, 5 - 5/4 - 5, दिस शुड बी इक्वल टू u1/u2 का द होल स्क्वायर, हाफ मास कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या दे रखा है, u1/u2 का रेशियो दे रखा है 2:1, तो यानी कि u1/u2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 5 माइनस 5 जो होगा वो 4 इंटू 4 माइनस 5 के बराबर होगा। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 4 5 इसको इधर लेके आए तो 4 5 माइनस 5 3 5, दिस शुड बी इक्वल टू 16 माइनस 5, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 11/3, यानी कि कितना 3 3 जा 9 2 26 7 समथिंग अराउंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो जो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल होगा वो 3.67, तो नियर अबाउट 3.7 नियरली दे रखा है, तो सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबल क्या है 3.7 ही, तो ये ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके मॉडर्न फिजिक्स इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जितना क्वेश्चंस हमने अभी लिया इतना ही या फिर इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस एक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, 2-3 चैप्टर मिला के ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स होता है, तो पूरा मॉडर्न फिजिक्स हम एक साथ ही कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा है। तो अगला जो पार्ट होगा इसका 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ये पार्ट 1 हुआ, एक नेक्स्ट पार्ट इसका और लेंगे जिसमें आगे इसी चैप्टर के अगला क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, उसका भी लेंथ जो होगा समथिंग अराउंड 1.5 घंटे के आसपास होगा, ये इसका भी लेंथ कुछ 1 घंटे 20 मिनट के आसपास, 10-20 मिनट का काट कूट के जो भी बचे। ठीक, तो ठीक है, इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहे, मस्त रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में।